नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। स्वाभाविक है, चुनावी वर्ष है, कई राज्यों में चुनाव होना है, उससे पहले विधानसभा का, और मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या मंत्रिमंडल से लोगों को हटाने को, वो पूरी तौर पर चुनाव पर ही आधारित रहा है। जिन राज्यों में चुनाव रहा है वहाँ के लोगों के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिला है, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2019 में सरकार गठन हुआ, उसके बाद 2021 में पहला रिशफल इन्होंने कहा। 38 नए चेहरों को उन्होंने जगह दी और 12 पुराने मंत्रियों को हटाया। और जिन चेहरों को जगह दी गई उसमें अधिकांश ऐसे मंत्री थे जिन राज्यों में 2021 के बाद चुनाव होना था। गुजरात, हिमाचल सहित कई ऐसे राज्य थे, मध्य प्रदेश जहाँ चुनाव हो चुका था, चुनाव की तैयारी शुरू हो रही थी, ऐसे राज्यों को तवज्जो उन्होंने दी। और अब 2023 ठीक 2 वर्ष बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। तो पहले तो उन राज्यों को प्रमुखता दी जाएगी जिन राज्यों में इस वर्ष के अंत में चुनाव होना है, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब राज्य हैं जिन राज्यों में चुनाव होनी है। तो हो सकता है कि यहाँ का मंत्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़े, जो मोदी का तरीका रहा है काम करने का। इसके अलावे महाराष्ट्र में जिस तरीके की क्राइसिस बीजेपी ने खड़ी की है, ऐसे में उन्हें अब शिंदे और पवार दोनों गुट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने जिस तरीके से पार्टी तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, जो पवार के काफ़ी भरोसेमंद थे, उनको उन्होंने तोड़ा है। स्वाभाविक तौर पर प्रफुल्ल पटेल को लेकर मोदी को सरल होना पड़ेगा, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा, ये तय है। फिर शिंदे को भी खुश रखना है, क्योंकि जब से ये बदलाव हुआ है, शिंदे और शिंदे के साथ जो एमएलए एमपी आए हैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने में, वो काफ़ी सशंकित है। और कल वो लोग बैठक भी किए हैं, और बैठक के बाद उस बैठक से निकले हुए सांसद और विधायक इस बात को लेकर चिंतित थे कि पवार के आने के बाद उनकी राजनीतिक हैसियत का क्या होगा। केंद्र में मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए जो भरोसा दिया गया था उसका क्या होगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा अब उन्हीं के हिस्से से होगा, क्योंकि 9 मंत्री बनाए गए हैं स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र में। तो जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उन विभागों के बंटवारे में अब 3 हिस्सा लगेगा। ऐसे में बीजेपी की तो बात छोड़िए, बीजेपी को तो सत्ता में बने रहना है, सत्ता चलाते रहना है, लेकिन जो शिंदे गुट से आए हुए मंत्री हैं उनके विभाग में अगर बदलाव हुआ तो वो उनका आहत होना स्वाभाविक है। और वो आहत हैं भी इस बात को लेकर, अजित पवार को जिस तरीके से एंट्री दी गई है। अब भारत सरकार के मंत्रिमंडल की ही बात कर लीजिए, वहाँ भी ये चीज़ें होंगी। क्या प्रफुल्ल पटेल में वो चीज़ें बदलेंगी? जो शिंदे गुट में जो आए हुए हैं उनसे कहीं न कहीं प्रफुल्ल पटेल सीनियर हैं, उनका राष्ट्रीय राजनीति में समझ भी रही है, और मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में कई गवर्नमेंट में वो रह भी चुके हैं। इसका भी लाभ प्रफुल्ल पटेल को मिलेगा। मतलब शिंदे की असहजता का स्वाभाविक कारण है। ऐसे में शिंदे और पवार दोनों गुट को महाराष्ट्र से प्रतिनिधित्व मिले, ये भी तनाव शाह और नड्डा और मोदी को होगा। फिर गडकरी को लेकर भी जो चीज़ें आ रही हैं खबर, गडकरी जिस तरीके से असहज है प्रधानमंत्री और मोदी और शाह, ऐसे में उनको मंत्रिपरिषद से अलग किया जाता है या फिर उनको मंत्रिपरिषद में बनाए रखा जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को वहाँ से उठाकर दिल्ली में मंत्री बनाया जा सकता है। अगर दिल्ली में वो मंत्री बने तो हो सकता है कि गडकरी की विदाई हो जाए, क्योंकि संघ के दोनों चहेता हैं और दोनों पंडित जी हैं। संघ तो पंडित जी की ही राजनीति करता है।
और उसी पंडित जी के राजनीति में बीजेपी जहाँ कहीं भी फंसी है, उसी राजनीति में, जैसे कर्नाटक में बॉम्बे को बनाए रखने के लिए जो BL संतोष जो जिन्होंने खेल खेला, नुकसान उनको उठाना पड़ा। येदियुरप्पा जैसे लोगों को धकेल कर बाहर किया गया शाह एंड कंपनी ने मिलकर। तो ये चीज़ें हैं कि अब महाराष्ट्र को भी उनको इस तरीके से, जो महाराष्ट्र की राजनीति है, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए कि अधिकांश सर्वे रिपोर्ट ये दिखा रहा है कि अगर ये तीनों गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को डबल डिजिट में जाने में परेशानी होगी, संसद के चुनाव में भी। साथ ही जो वहाँ का मुंबई नगर पालिका है, नगर निगम है, साथ लड़े तो वहाँ भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि वो चुनाव लगातार टाल रहे हैं। ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से महाराष्ट्र का महत्व लोकल चुनाव में भी, क्योंकि MCD के वहाँ चुनाव में इतनी राशि है जो किसी राज्य के पूर्ण बजट से कहीं अधिक है। बिहार जैसे राज्यों से पूर्ण बजट से भी अधिक MCD का वहाँ खर्च है, और MCD की आमदनी वहाँ पर है। MCD इस तरीके से काम करती है, एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया वो है, उसके सहारे कई बड़े चुनाव लड़े जा सकते हैं। तो बीजेपी ये भी खोना नहीं चाहेगी। तो महाराष्ट्र उनके लिए सबसे बड़ा संकट है। तो महाराष्ट्र से कितने लोगों को वो लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र से प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे शिंदे और पवार गुट को खुश रखने के लिए। फिर बीजेपी की जो इंटरनल राजनीति है, उस राजनीति में भी गडकरी और जो चीज़ें चल रही हैं उसको भी ठिकाने लगाना है। ये महाराष्ट्र की समस्या है। फिर राजस्थान पे आइए, वसुंधरा को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, अब वसुंधरा के चाहने वाले लोगों को तवज्जो देते हैं या वसुंधरा के विरोधी लोगों को तवज्जो देते हैं मंत्रालय में, ये भी देखने वाली बात होगी। वहाँ वो भी समस्या है मोदी के सामने, क्योंकि शाह वसुंधरा को पसंद नहीं करते हैं, और वसुंधरा के बगैर राजस्थान में बीजेपी की राजनीति अभी भी सोचना समझिए कि गड्ढे में गिरने जैसा है। कि आप वसुंधरा को अलग थलग करके चुनाव जीत लीजिएगा राजस्थान में, ये भी संभव नहीं है। फिर लोकसभा चुनाव भी है, तो यह वसुंधरा को भी साधना और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान से उसी तरीके का समर्थन मिलता रहे, ये भी साधने के लिए मोदी के पास कम वक्त है। तो एक राजस्थान वहीं से समस्या है। यही समस्या उनके लिए मध्य प्रदेश में भी है, कि मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच टकराव, ईगो का टकराव शुरू हुआ है। फिर बीजेपी के ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से आक्रोश है नेतृत्व को लेकर, फिर कांग्रेस जिस अंदाज में मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहा है, ये सारी बातें ऐसी हैं जिन बातों की वजह से इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी मोदी के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हैं। और अंत में बिहार है। बिहार में क्या करना है? बिहार से जो मंत्रिमंडल में लोग शामिल हैं, सारे के सारे कह सकते हैं कि सवर्ण हैं। RK सिंह हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, गिरिराज सिंह हो, सभी सवर्ण हैं। एक भी पिछड़े जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है। मोदी चाहेंगे कि पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व बढ़े बिहार में, तो जब वो राजनीति साधना चाहेंगे तो जो सवर्ण कोटे से मंत्री हैं उनकी विदाई तय दिख रही है। और ऐसे में जो मूल पूंजी है बीजेपी का, उस पर कितना असर पड़ेगा, ये भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती है, क्योंकि मूल पूंजी तो उनका सवर्ण है और बाहर से जो लोग आते हैं उसके साथ मिलकर वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो बिहार में यही समस्या है। पारस हैं, पारस की जगह पर चिराग को ले, ये नीतिगत तौर पर अगर देखें बीजेपी को फ़ायदा है चिराग को लाने में, लेकिन चिराग को लेकर बीजेपी के अंदर एक अलग तरह के ऑब्जर्वेशन है। वो मानते हैं कि चिराग अगर आए तो चिराग नेता बन जाएगा। जिस तरीके से नीतीश पर हमला कर रहा है, नीतीश के खिलाफ जितने वोटर हैं वो चिराग को पसंद करेंगे। तो आने वाले समय में चिराग एक नई तरीके की चुनौती के साथ सामने खड़ा रहेगा। जो उनको हम 2-3 सीटों में समेटना चाहते हैं उसमें परेशानी हो सकती है। तो इस बार पहली बार मोदी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हुए दिख रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी, जो कभी आज तक इस तरीके से मोदी फंसते हुए नहीं दिख रहे थे। अब देखना यह है कि सियासत में मोदी
किस तरीके की राजनीति करते हैं, क्योंकि अभी तक ईडी और सीबीआई के अलावा 9 वर्षों में उन्होंने कोई ऐसी राजनीति नहीं की है जिससे ये माना जाए कि भाई राजनीति का जो व्यवस्थागत चीज़ें हैं उसमें उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा है। हर बार अभी तक यही देखा गया है कि ईडी और सीबीआई के सहारे, भ्रष्टाचार के सहारे उन चीज़ों को वो अभी तक खींचते रहे हैं। ऐसे में बिहार की अगर हम बात करें तो 3 मंत्री अभी हैं, अगर तीनों को ड्रॉप करते हैं, ये संभव नहीं है कि गिरिराज सिंह को भी ड्रॉप कर दें, अश्विनी चौबे को भी ड्रॉप कर दें और आरके सिंह को भी ड्रॉप कर दें। अगर ड्रॉप करते हैं तो फिर 3 नए चेहरे की उनको ज़रूरत पड़ेगी। इसकी गुंजाइश अभी कम है कि आरसीपी को राज्यसभा सदस्य भी बनाए और उनको मंत्री भी बनाए, क्योंकि नीतीश को से इतनी दुश्मनी अभी भी मोदी नहीं ठानना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर स्थिति बदली तो नीतीश को इस हद तक नहीं दुश्मन बना लेना है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनका मदद नहीं मिले, क्योंकि नीतीश मदद कर सकते हैं चुनाव के बाद अगर स्थिति बदली तो। इसलिए कई तरह की समस्याएं हैं मोदी के सामने। ऐसे में बिहार से किनको मंत्री बनाया जाएगा और किनको हटाया जाएगा ये तय करना इस बार काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि राधा मोहन सिंह और राजीव प्रताप रूडी को तो और रामकृपाल यादव को तो आप दरकिनार कर दिए। इन तीनों को भी दरकिनार कर रहे लोगों को अगर आप मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो बहुत कुछ जो चीज़ें चली आ रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा, विधान परिषद में नेता के रूप में पिछड़ा, विधानसभा में नेता सवर्ण जरूर है लेकिन जो संगठन जिस तरीके से बनाई जा रही है उसमें सवर्णों को जिस अंदाज में अलग थलग किया गया है उसका एक अलग प्रभाव है। व्यापारी वर्ग आपसे बाहर हो ही चुका है, सवर्ण ही एक अस्थाई आपका मिश्रधन और मूलधन की तरह जो है सो बना हुआ है। लेकिन अगर राजनीति बदली तो वहाँ भी संकट है, और ये 2 आधार वोट अगर आपका खिसक गया तो बिहार में खाता खुलना तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे उम्मीदवार का आपका जमानत जब्त हो जाएगा, ये भी संकट है। तो कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का विस्तार करना इस बार मोदी के लिए उतना ही नामुमकिन है जितना हर बात में बीजेपी वाले कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है।